थैंक यू मैम। स्टार्ट करूँ मैम मैं? जी जी कर लो। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे प्रॉब्लम इज लीड कोड प्रॉब्लम 804 यूनिक मोर्स कोड वर्ड्स। इजी लेवल की डिफिकल्टी है इस प्रॉब्लम की। और इस प्रॉब्लम में सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। इंटरनेशनल मोर्स कोड डिफाइंस अ स्टैंडर्ड इन कोडिंग where each letter is mapped to a series of dots and dashes as follows. A maps for A maps to dot and dash. B maps to dash and three dots. C maps to dash, dot, dash, and dot, and so on. For convenience, the full table for the 26 letters of the English alphabets is given below. Given an array of strings words where each word can be written as a concatenation of the Morse code of each letter. अच्छा, इसमें यह है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है, जिस तरह इस प्रॉब्लम का नाम भी यही है कि मोर्स कोड वर्ड्स, सॉरी। अच्छा, इस प्रॉब्लम का नाम है मोर्स कोड वर्ड्स। तो इसकी जब हम डिटेल देखते हैं तो उसमें ये होता है कि हमें एक लिस्ट दी गई है इंग्लिश वर्ड्स की। और हमारा काम ये देखना है कि जब इन सब वर्ड्स को मोर्स कोड्स में कन्वर्ट किया जाए तो कितनी अलग मोर्स कोड रिप्रेजेंटेशंस बनती हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखें कि मोर्स कोड क्या होता है, इससे ही हम स्टार्ट करते हैं। तो मोर्स कोड एक पुराना कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें हर लेटर जो होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का, उसको डॉट्स और डैशेस की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ए के लिए हमारे पास ये एक डॉट है और एक डैश है। बी के लिए एक डैश है और थ्री डॉट्स हैं। एंड सी के लिए एंड सो ऑन। इसी तरह से हमारे पास है पूरी ए बी सी ए टू लेके जी तक की जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे सबकी दी हुई है। तो हमारे पास नेक्स्ट है कि गिवन एन अरे ऑफ स्ट्रिंग्स वर्ड्स। ये जो हमारे पास एक इनपुट दी हुई होगी वर्ड्स की स्ट्रिंग होगी। ये एक वर्ड्स की हमारे पास अरे है, इसके अंदर स्ट्रिंग्स होंगी where each word can be written as a concatenation of the Morse code of each other. For example, CAB can be written as this. अब ये C A और B के जो जहाँ से बन रहे हैं ना, लेट्स सपोज अगर आप देखें ये A है, ये B है, ये C है। C का डैश डॉट डैश यहाँ पे आ गया इसी तरह से। और इसको अभी हम जब देखेंगे तो मजीद समझ आ जाएगी। तो ये तीन यानी कि लेटर्स हमारे पास CAB को यहाँ पे लिखा हुआ है कंकैटिनेट करके मोर्स कोड की शक्ल में, विच इज द कंकैटिनेशन ऑफ दिस दिस एंड दिस। इन तीनों का यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अगर आप गौर से देखें ये वाले तीनों जो है ना यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। वी विल कॉल सच अ कंकैटिनेशन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वर्ड। रिटर्न द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस अमंग ऑल वर्ड्स वी हैव। तो हमने रिटर्न करनी है कि ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास कितनी ऐड हुई है। एग्जाम्पल वन पे आप देखें कि ये हमारे पास, अच्छा, हमारा जो टास्क जहाँ पे था ना वो सिर्फ यही है कि हर वर्ड का जो मोर्स कोड होगा उस हर वर्ड को हम मोर्स कोड में पहले कन्वर्ट करेंगे। फिर देखेंगे कि कितनी यूनिक अलग अलग हमारे पास मोर्स कोड्स वर्ड्स बन रहे हैं। बस उसका जो काउंट होगा ना वो हमने रिटर्न करना है। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें वन, तो सबसे पहले है GIN, ZEN, GIG एंड MSG। ये मुख्तलिफ यानी कि वर्ड्स हैं। इनको हमने सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा मोर्स कोड में। तो GIN का जो मोर्स कोड बना है वो ये बना है। ZEN का कुछ ये बना है। GIG का ये बना है और मैसेज का ये बना है MSG का। अब यहाँ अगर इनको हम गौर से देखें तो ये वाले जो हैं डैश एंड डार्ट से, अगर इसको आप गौर से देखें तो यहाँ पे कुछ जो है ना वो सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली। कौन कौन सा सेम है? अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड को देखें, ये वाले दोनों जो हैं ये सेम है। ऐसा ही है ना? इनके अंदर डैशेस और डॉट्स की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सेम एग्जैक्टली बन रही है। GIG को आप देख लें और MSG को देख लें लास्ट पे, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये भी आपस में सेम बन रहे हैं। ये टू सेम है और ये वाले टू जो है ये आपस में सेम है। तो डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस कितनी है हमारे पास? वैसे वर्ड यहाँ पे जो वर्ड्स हमने कन्वर्ट किए थे वो तो टोटल फोर हैं। GIN, ZEN, GIG एंड MSG। लेकिन उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास आई हैं वो सिर्फ टू यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास, या डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन आई हैं। और उस ऊपर वाली को भी हम एक वन टाइम लिखेंगे और नीचे वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये वाली जो सेम है दो,
उसको भी वन टाइम लिखेंगे, लाइक उसकी जो काउंट होगा वो वन टाइम होगा। तो इसका जो हमारे पास से आउटपुट आएगा वो आएगा टू के। ठीक है। और एग्जाम्पल टू में वर्ड्स हमारे पास जस्ट ए है, तो एक ही हमारे पास मोर्स कोड बनेगा, वो जो भी होगा उसका आउटपुट एक ही आएगा। तो ये लेटर हमारे पास सेम होगा। इसकी समझ आ गई आपको, इसकी जी सर, आ गई प्रॉब्लम समझ। स्टेटमेंट की। ओके, अब इसको हम, अच्छा, हम्म, अब इसके आई थिंक कोड की तरफ चलते हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई नहीं है तो वैसे मैं दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे किया क्या है। हमने हर वर्ड जो है उसको मोर्स कोड में बदलना है। ठीक है। यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए होंगे ये वाले, इनको हम मोर्स कोड में चेंज करेंगे। और उसके बाद हम बताएंगे कि कितनी यूनिक मोर्स कोड्स, कितनी, इसको कन्वर्जन के बाद कितने यानी यूनिक वर्ड्स बन रहे हैं हमारे पास, या डिफरेंट वर्ड्स बन रहे हैं मोर्स कोड में कन्वर्ट होने के बाद। अभी तो ये चार वर्ड्स हैं, तो मोर्स कोड में कन्वर्ट होने के बाद क्या ये चार रहते हैं या फिर चेंज हो जाते हैं? क्योंकि जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कुछ की बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सेम आ रही होती है इसके अंदर। अच्छा, इसका कोड की तरफ हम चलते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अ, सबसे पहले अ, हमने ले ली मोर्स कोड, जहाँ पे जो है पूरी अरे हमने जहाँ पे लिख ली है। अब ये देखें, डॉट्स एंड डैशेस की शक्ल में हमारे पास जो मोर्स कोड वर्ड्स हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। जब ये यहाँ पे आ गए हैं यहाँ पे, तो उसके बाद हमने क्या किया है। अच्छा, यहाँ पे ये जो ए से जेड तक हमारे वर्ड्स हैं ना टोटल, उनके मोर्स कोड्स जो हैं उनकी सारी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे, अब ये इसके इंडेक्सेस हैं। ये जो कॉमास यहाँ पे लगे हुए हैं ना, ये इंडेक्सेस को आपस में अलग अलग कर रहे हैं। ये जीरो इंडेक्स है, ये वन है, टू है, थ्री, फोर एंड सो ऑन अप टू 26 लेटर्स। ये सारे जो ए बी सी के हमारे पास लेटर्स हैं उनको हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे सेटल लिया है। सेटल लेने का एक खास मकसद है, वो ये है कि हमारे पास जो मोर्स कोड्स के वर्ड्स थे कन्वर्ट होने के बाद जो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, वो ये था कि सेट की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये डुप्लीकेट्स को स्टोर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि हमने ये कहा था ना पीछे कि हमारे पास जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसके बाद कन्वर्ट होने के बाद कुछ का मोर्स कोड सेम आ रहा है। तो सेट की प्रॉपर्टी है, सेट यानी कि वन टाइम ही स्टोर करता है वैल्यू को, सेकेंड टाइम उस वैल्यू को स्टोर अपने अंदर नहीं करेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारे पास वर्ड आएगा, ये वाला जिन, जैन, किग एंड एमएसटी, जो भी ये वाले वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स में से हर वर्ड जो आएगा उसके ऊपर यहाँ पे अरे के ऊपर फॉर लूप चलेगा। मोर्स कोड जो है हमारे पास, हम उसमें से चेक करेंगे पर करेक्टर इन वर्ड। अब यहाँ पे जो करेक्टर है वो कन्वर्ट होगा इंडेक्स के हिसाब से। अच्छा, अब यहाँ पे ना आस्की वैल्यूज के हिसाब से हम कन्वर्ट करेंगे। अब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 97 होता है, जिस तरह से स्मॉल लेटर। और आस्की में अगर आप देखें यहाँ पे, ये मेरे पास आस्की टेबल है, तो यहाँ पे 97 जो है इंडेक्स, यहाँ पे अगर आप देखें ये 97 से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से एंड सो ऑन। ये जो स्मॉल करेक्टर्स हैं ना इंग्लिश के, ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं 97 से, और अप टू 122 तक जाते हैं शायद। तो ये इसके अंदर ना कन्वर्ट हम कर लेते हैं। तो ये होता है ओ आर डी की शक्ल में, ये पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन होता है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सेकंड, ओके। अच्छा, अब इसको लिखने का मकसद क्या है, ताकि हम ये वाला जो हमारे पास मोर्स कोड्स है यहाँ से उसका इंडेक्स फाइंड कर सकें और उसे कन्वर्ट कर सकें। तो इंडेक्स हम फाइंड करेंगे यहाँ से। अब ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ करेक्टर माइनस ऑर्डर ऑफ ए है। ए का करेक्टर हमारे पास जो है वो 97 है, हमें ऑलरेडी पता है। तो बाकी जो इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमें इंडेक्स मिल जाएगा, जो कि मोर्स कोड्स के मुकम्मल लिस्ट है उसमें से हमें मिल जाएगा। लेट सपोज हमारे पास ये वाला जो है GIN था यहाँ पे, अगर इसी को हम आइटरेट करें यहाँ पे, तो जी को आप यहाँ पे देखना शुरू करें, ABCDEFG। और जी का अब आप आस्की भी देख लें कि वो हमारे पास क्या बन रहा है। तो जी के केस में ये बन रहा है 103। और इसको हम माइनस करते हैं ए में से, 103 माइनस 97, यहाँ पे ये आ जाएगा ना इस लाइन में। तो इससे ये होगा कि 103 माइनस 97 कितना बनेगा, इसका इंडेक्स 6 बनेगा। तो ये 0, 1, 2
3 4 5 एंड 6, तो ये जी की पोजीशन को ही हमारे पास इंडेक्स, यहाँ पे ये वाला इंडेक्स जी की पोजीशन को हमें शो कर देगा। तो मोर्स कोड जो है वो ऐड हो जाएगा मोर्स कोड इंडेक्स के हिसाब से। ठीक है। ऐड द ट्रांसफॉर्म्ड मोर्स कोड वर्ड्स टू द सेट, ट्रांसफॉर्मेशंस डॉट ऐड। अब हमारे पास जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ये वाली सेट जो हमने बनाया था, यहाँ पे सेट यूज किया है, ये सेट में ऐड होती जाएगी। अब यहाँ पे ये होगा कि अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन पहले एग्जिस्ट करती है, जिस तरह से यहाँ पे जेन के केस में था, जी आई एन के केस में था और जेड ई एन के केस में था, तो वो सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन को ही ऐड करेगा और दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन जो है ऑटोमेटिकली वहाँ पे स्किप हो जाएगी। एंड पे हमारे पास क्या होगा, ऐड द ट्रांसफॉर्म मोस्ट कोड वर्ड्स टू द सेट। हाँ, ये हमने देखा, सारे वर्ड्स जो हैं इसके अंदर ऐड होते जाएंगे और एंड पे हम उसकी लेंथ जो है सेट की, वो हम वहाँ से रिटर्न करेंगे। तो सेट के अंदर ऑलरेडी हमारे पास यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन ही ऐड हुई होगी, उसके अलावा बाकी सारी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो वहाँ से रिमूव हो चुकी होगी। तो इस तरीके से इसका हम रिटर्न कर लेते हैं अक्सर। तो इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो समझ नहीं आया ये क्वेश्चन, तो आप पूछ लें। तो ये एक्सेप्टेड है और इसे मैं सबमिट कर देता हूँ। अच्छा, तो ये इसमें किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर ये वर्ड्स के ट्रांसफॉर्मेशंस को चेक कर रहे हैं। यस मैम, हमारे पास जो वर्ड्स है ना, सिंपल हमें ये अरे दी हुई होगी यहाँ पे। ये एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देखें, वर्ड्स हैं हमारे पास, वर्ड्स की एक अरे है, उसमें ये वाले वर्ड्स हैं हमारे पास। इन वर्ड्स को हमने कन्वर्ट करना है मोर्स कोड में। मोर्स कोड ना एक ओल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम था, इसके अंदर डॉट्स एंड डैशेस के जरिए से वर्ड्स को ना रिप्रेजेंट किया जाता था। हर लेटर को, हर लेटर के लिए ना एक यूनिक सिंबल होता है, एक यूनिक कम्बिनेशन होता है डॉट्स एंड डैशेस का। ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये वाले सारे, ये ए से लेके जेड तक के मोर्स कोड्स की ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। तो यहाँ से हमने मैच करना है कि हमारे पास जिन के लिए, जी आई एन के लिए क्या बन रहा है, जेड डी एन के लिए क्या बन रहा है, जी आई जी के लिए क्या बन रहा है और एम एस जी के लिए जो हमारे इनपुट दी गई है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले इसके अंदर। कन्वर्ट करने के बाद ना हम वहाँ से आउटपुट चेक करेंगे कि इसमें से डिफरेंट कौन सी आउटपुट्स हैं, क्योंकि ये वाली जो डॉट्स एंड डैशेस हैं ना, कुछ वर्ड्स के लिए सेम आ जाती हैं। जिस तरह से ये जी आई एन था, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन सेम आ चुकी हुई है, जेड डी एन के लिए भी सेम आ चुकी है। और मोर्स कोड यूज इसलिए करते थे कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स जो है ना वो बिल्कुल ओवरलैप हो रही होती हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इसकी मोर्स कोड के अंदर। तो सिर्फ जो सही सेंटेंस एंड पे बनता है ना, उसकी मदद से डी कोड किए जाते थे मैसेजेस एक दूसरे को। जो मैसेजेस मिलिट्री वाले सेंड करते थे, तो वो फिर उसको कन्वर्ट कर लेते थे। उनको पता होता था कि यहाँ पे जी आई एन यूज करना है या जेड डी एम करना है। और मतलब ये कि यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन अब हमने यहाँ पे काउंट करनी है, हमारा सिर्फ यही काम है कि ये वाली आपस में दोनों सेम है और ये वाली दोनों आपस में सेम है। लाइक इसमें डैशेज एंड डार्ट्स की जो पोजीशन है और सीक्वेंस जो बन रही है, वो दोनों में सेम बन रही है इन दोनों की। इसको 1 काउंट होना चाहिए और ऊपर वाली दोनों जो है इनको भी 1 काउंट होना चाहिए। तो 2 डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास ये आई है। तो यही हमने यहाँ पे रिटर्न करना था। तो यही था मैम। इज इट क्लियर मैम? ओके, थैंक यू सर। और किसी का क्वेश्चन है कोई? तो सर इसमें आस्की वैल्यूज का क्या रोल है? ओके। आज की वैल्यूज का रोल जहाँ पे ये था कि हम जो इंडेक्स फाइंड करना चाह रहे हैं ना मोर्स कोड्स का, ये देखिए हमारे पास ए बी सी में ये वाली वैल्यूज के हिसाब से वैसे तो हमें पता चल रहा है, जी आई एन, जेड टी एन, जी आई जी एंड एम एस जी, इनको जब हमने कन्वर्ट करना है मोर्स कोड में, तो मोर्स कोड का हमारे पास मुकम्मल लिस्ट जो आई हुई है वो ये वाली है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ए को कहाँ पॉइंट करना है, बी को कहाँ पॉइंट करना है? ए बी सी को अगर हमने इसके हिसाब से, हमने तो मोर्स कोड में कन्वर्ट करना था ना, तो उसके लिए हमने ये ट्रिक यूज की है जहाँ पे कि हमें पता है कि ए के लिए जो हम यहाँ पे इसका आस्की जो ए का होता है वो हमें ऑलरेडी पता है 97 है। ए से लेके जेड तक सबका ही हमें पता है वैसे इस टेबल के हिसाब से जो जहाँ पे हमने देखे हैं। तो आप देखें जेड के लिए 122 है, 97 से लेके 122 तक जो हमारे पास है आस्की वैल्यूज हैं इसकी। तो अब इन आस्की वैल्यूज को यूज करने के लिए पाइथन के अंदर ऑर्डर ऑफ ए का फंक्शन यूज करते हैं हम, ये वाला ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन होता है।
तो ऑर्डर ऑफ करेक्टर माइनस ऑर्डर ऑफ ए। तो अब हमारे पास करेक्टर यहाँ पे जिस तरह है जी, GIN के अंदर जो फर्स्ट करेक्टर है ना वो है जी के साथ जी। तो ये ऑर्डर ऑफ जी माइनस हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए से, तो हमें इंडेक्स मिल जाएगा कि इनमें से कौन सा है जी। लाइक आप देखें ऑर्डर ऑफ करेक्टर जी है ना, तो जी का बन रहा है 103, माइनस करेंगे हम 97 से, तो 103 माइनस 97, ये हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा 6। इंडेक्स जब हम देखेंगे यहाँ पे तो 6 इंडेक्स जो होगा वो ऑटोमेटिकली हमारे पास जी को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 है। 6 के अंदर क्या है, 2 डैशेज हैं और एक डॉट है। और यहाँ पर भी हमारे पास यही है कि 2 डैशेज और एक डॉट जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है जी को, GIN के स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है मैम, समझ आई इस चीज़ की कि हमने इंडेक्स फाइंड करना था ना, तो इंडेक्स को पॉइंट करने के लिए हमने ऑर्डर ऑफ करेक्टर माइनस ऑर्डर ऑफ ए का फंक्शन यहाँ पे यूज किया। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। किसी और का क्वेश्चन है इसका? तो आई थिंक क्वेश्चन ही है, तो बस यही था क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। तो आप इसे दोबारा बेशक खुद भी कीजिएगा। चलिए मैं फिर स्क्रीन अपनी स्टॉप करता हूँ। तो नेक्स्ट सर अहमद अजहर खान आप हैं मेरे ख्याल में, तो आपके प्रेजेंटेशन बताइए। अगर किसी को ऐसा जेनेरिक क्वेश्चन सर डॉक्टर जवान से भी करना है तो वो कर सकते हैं, वो हमारे साथ अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू वालेकुम सेशन सर। सलाम। जी जी, क्या हाल है? नहीं नहीं, बड़ा अच्छा सेशन चल रहा है, थैंक यू। आपने अच्छा एक्सप्लेन किया है आप लोगों ने। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, मैं भी हूँ थोड़ी देर। हमारे इस साल तकरीबन वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 40 स्टूडेंट्स हैं जो यूएस आएंगे स्कॉलरशिप्स पे। अभी उनके वीज़ा इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो अ, और अभी तक तो कोई ऐसा केस नहीं है जिसका वीज़ा ना लगा हो। नहीं, तो लोग जाते हैं वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो उसकी कुछ मतलब कुछ रीजंस हैं। एक रीजन तो ये कि इनके पास फंडिंग होती है, जितने स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं। तो जब आप लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे यहाँ एडमिशन्स की, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपके पास फंडिंग होनी चाहिए, स्कॉलरशिप होना चाहिए। उससे ना वीज़ा प्रोसेस आसान हो जाता है। अगर आप सेल्फ फंडिंग पे आ रहे होते हैं तो फिर वीज़ा ऑफिसर्स कई दफ़ा फिर डाउट करते हैं कि आप सही जा रहे हैं, आपका एडमिशन ठीक हुआ है, आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस तो नहीं किए हुए। लेकिन अगर आपका एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए और उसमें आपको स्कॉलरशिप, वीजा ऑफिसर के लिए आसान हो जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि एक अगर प्रोफेसर आपको 4 साल 3 साल 5 साल के लिए फंडिंग दे तो उसने अपनी तरफ से चीजें इंश्योर की होंगी कि आप अपने फील्ड में कम्पिटेंट हैं, आपको चीजें आती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका जीपीए सब कुछ सही है। एक तो इसका फायदा होता है। दूसरा एक और फायदा ये होता है कि देखें, ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा ई कोड गुरु का, ये कम्युनिटी लर्निंग प्लेटफॉर्म है, राइट। इसमें देखिए, अब आप लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं। इसी तरह जब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब वीजा प्रोसेस में जाते हैं ना, तो वो एक ग्रुप बनता है, वो उसमें शेयर करते हैं कि कैसे इंटरव्यू कैसे देना है, ठीक है, प्रिपेयर कैसे करना है, किस तरह वीजा इंटरव्यू, किस किस तरह वीजा ऑफिसर के क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, क्या नहीं कहना, क्या कहना है। तो इससे बड़ा, हालांकि लास्ट ईयर हमारे 3 स्टूडेंट्स थे जो जिनका मतलब रिफ्यूज तो नहीं हुआ था, लेकिन उनको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में उन्होंने डाल दिया था। तो अब उससे ये भी फायदा भी होता है कि जब कम्युनिटी होती है ना, जिस तरह आप ये सोशल मीडिया, ये सारी चीजें यही है ना कि आप एक दूसरे से सीखते हैं, आप एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो ये चीज अब इसमें भी हम देख रहे हैं कि चूंकि स्टूडेंट्स आपस में शेयर करते हैं और एक दूसरे को गाइड करते हैं, तो उससे ये चीज फैसिलिटेट हो रही है कि हम अभी जितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं किसी का भी वीजा रिफ्यूज नहीं हुआ। ठीक है, इतने स्टूडेंट्स हैं और वो बता रहे होते हैं कि उनसे पहले जो स्टूडेंट्स थे जो सेल्फ फाइनेंस पे थे, उनमें से काफियों के वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक, उस तो इस तरह इस वजह से आप लोग जो भी इस कोर्स में हैं और आगे भी आप कोर्सेज देंगे, तो आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि जब आप एडमिशन्स के लिए अप्लाई करें तो आपका प्रोफाइल अच्छा हो, ताकि आपको फंडिंग मिल सके। जब फंडिंग और स्कॉलरशिप मिल जाते हैं तो फिर ये चीज़ें बड़ी
आगे चीजें स्मूथ हो जाती हैं। फिर आप यहाँ आते हैं, यहाँ पे भी आसपास फंडिंग होती है, आप पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर पाते हैं, बजाय इसके कि जो लोग सेल्फ फंडिंग पे आते हैं फिर वो यहाँ आते ही जॉब ढूंढनी शुरू कर देते हैं, ताकि उनको उनका फाइनेंस बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो। तो वो फिर अपनी पढ़ाई फोकस नहीं करते, उनके जीपीएस अच्छे नहीं आते। तो ये एक प्रोसेस है जो, अगर आप इस प्रोसेस में इधर आए फंडिंग लेके आए तो आसान हो जाता है आगे अच्छे। मतलब देखिए ना, सारी चीजें रिलेटिव में, आप अच्छी डिग्री करेंगे तो आपको जॉब भी अच्छी मिल जाएगी यहाँ। डिग्री अच्छी नहीं करेंगे तो फिर आगे फिर वो जॉब में भी प्रॉब्लम्स होंगे आपको। राइट, तो ये सारी चीजें हैं। तो बहरहाल इस तरह थोड़ी मेहनत मेहनत जारी रखें। मेहनत तो आप लोग कर रहे हैं, सारी बात है, सेशन ले रहे हैं, और तो बस मेहनत जारी रखें। जो एक्टिविटीज आ रही है ना उनमें जाते रहें। जिस तरह मैं पहले भी कहता हूँ ना, ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं, हर एक्टिविटी में जाना एज ए स्टूडेंट आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई एक्टिविटी आपकी आपके असाइनमेंट से, आपके क्विज से, आपके एग्जाम से कर रही है कॉन्फ्लिक्ट, तो मत जाएं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ज्यादा अरसा है ना हाईकोर्ट गुरु पे, तो फिर मुख्तलिफ एक्टिविटीज आप जाते रहेंगे और आपका प्रोफाइल इंप्रूव होता रहेगा। अब बात ये ना कि हमारे ये स्टूडेंट्स को क्यों प्रोफेसर फंडिंग दे देते हैं, उसकी वजह है कि ये उनके प्रोफाइल में वो चीजें होती हैं जो प्रोफेसर को इम्प्रेस करती हैं। अब देखें ना, हमारे प्रोफाइल में क्या होता है, हमारी यूनिवर्सिटी होती है वो तो वैसे ही नोन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पाकिस्तान का नाम दुनिया में, अदरवाइज टेक्निकली कोई इतना हमारे क्रेडेंशियल्स अच्छे नहीं है कि लोग कहेंगे यार ये पाकिस्तान से आ रहा है तो ये तो टेक्निकली अच्छा होगा। आप देखें ना, इसके पाकिस्तान के अलावा अगर कोई बच्चा साउथ कोरिया से आ रहा है ना, तो उसको ऑलरेडी एक एडेड एडवांटेज है कि यार लोगों को साउथ कोरिया का पता है कि वहां पे अच्छी कंपनीज हैं, इसने कहीं अच्छी इंटर्न, हो सकता है सैमसंग में, एलजी में इसने इंटर्नशिप की हो, या ओवरऑल एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे कंपनीज थ्राइव कर रही हैं, नई कंपनीज बन रही हैं। इंडिया में भी ऐसा ही है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। नहीं तो वहां पर फिर ऐसी क्या चीज है जो आपको एडेड एडवांटेज देगी दूसरे स्टूडेंट से? तो वो एक्टिविटीज, एक्टिविटीज हाईकोर्ट गुरु पे होती हैं और जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे आपका वो प्रोफाइल बेहतर होता है कि जब प्रोफेसर आपकी सीवी देखे तो वो उसको लगे कि ये अच्छा स्टूडेंट है, करनी चाहिए, मुझे स्टूडेंट को एंगेज करना चाहिए। तो उस स्टूडेंट्स को जो भी आ रहे हैं, जो पहले आए हैं, जो भी इस प्रोसेस में है, उनको फायदा होता है। तो जिस तरह ये कोर्स है, आप देखें ना, ये आप कोर्स लेंगे, इसके बाद आप किसी हैकाथॉन में जाएंगे, किसी कोडिंग कंपटीशन में जाएंगे, किसी और इवेंट में जाएंगे, जैसे कोड इन प्लेस है या एमआईटी के इवेंट्स हैं, उससे आपका वो प्रोफाइल इंप्रूव होगा, और जिससे आपको फिर आगे ये हेल्प मिलेगी कि आप आपका जब आप अप्लाई करें तो प्रोफेसर आपके प्रोफाइल पे, आपके कैंडिडेचर पर फोकस करें। तो ये है। तो बहरहाल इंशाल्लाह आप लोगों में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर, या जब आप लोगों की ग्रेजुएशन हो रही होती है, तो यू विल इंशाल्लाह कम हियर। और हम तो इंतजार करें, आप में से जितने ज्यादा स्टूडेंट्स इधर आए उतना ही बेहतर है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, आपके लिए, आपकी अपनी फैमिलीज के लिए। तो फोकस और स्टे डेडिकेटेड, काम करते रहे इंशाल्लाह। बाकी जब आप मेहनत करेंगे तो जरूर अल्लाह ने आपको जरूर उसका अजर देगा और आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है, चलें, अगर कोई और क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो फिर सेशन दोबारा शुरू करते हैं। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था ये हैकाथॉन्स के हवाले से कि जी मैंने वालेकुम उसमें सलाम। पार्टिसिपेट किया। जी सर। तो मैंने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ पे जो है ना काफ़ी एक्सपर्ट लोग थे। तो वैसे बहुत कुछ सीखने को मिला इंग्लिश में कम्युनिकेशन की। तो जो टेक्नोलॉजीज वो यूज़ कर रहे थे ना वो मुझे नहीं आती थी। तो क्या जब हैकाथॉन्स में हम पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो हमें वो टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, या सिर्फ बस ये सीखना है कि किस तरह से ये अप्रोच प्रोजेक्ट की प्लानिंग हो रही है, या डिफरेंट जो अप्रोचेस फॉलो कर रहे हैं? तो इसके बारे में से मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, उसमें मुझे प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो अगर आप देखिए काइंडली यार, गाइड वो कर हम दें। ये देखिए, आप हैकाथॉन में जाते हैं, एक तो जिस तरह हम में ना, जिस तरह आप में, मेरे में भी आदत है कि कहीं जाओ ना तो फुल प्रिपेयर होके जाओ, ठीक है।
अगर हैकाथॉन में जाना है तो अगर वो तक नहीं आती तो मैं जाऊंगा ही नहीं कि यार ये तो मुझे आती नहीं है, पहले मैं ये सीखूंगा। तो वो सीखने का टाइम नहीं मिलता, फिर सीख पाते नहीं है। तो इस वजह से अगर जब आप जाते हैं ना, आप वहां पर सीखें। ठीक है, अगर आप पहले देखें, हैकाथॉन अनाउंस होती है जब आप टीम में जाते हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम होता है, थोड़ा सा पहले अगर टाइम है तो रिसर्च करके थोड़ा सा सीख लें। कोई दो चार वीडियोस देख लें कि आपको ओवरऑल टेक्नोलॉजी जो वो यूज हो रही है उसको थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है, टाइम नहीं है, अगर आप नहीं कर पाते, तो फिर आप जाएं उधर और लोगों से क्वेश्चन करें। क्योंकि देखिए ना, आप हो सकता है पहली हैकाथॉन में अच्छा परफॉर्म ना करें, आप दो चार दिन रहे, आप बहुत ज्यादा सवाल करें, वो कहें नहीं यार आप थैंक यू, हम आपको नहीं देते टीम में, आप काम तो कर नहीं रहे, आप हमारा काम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, ये आपकी सीवी में तो नहीं आएगा ना कि एक हैकाथॉन में आप गए थे और टीम ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन इससे आप चीजें सीख लेंगे, जब आप नेक्स्ट हैकाथॉन में जाएंगे तो आप उससे बेहतर परफॉर्म करेंगे, उससे नेक्स्ट में जाएंगे आप उससे बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग दो तरीके से हो सकती है, एक आप खुद सीखें, विच इज वेरी गुड, बट इट टेक्स मोर टाइम, राइट, इट टेक्स मोर एफर्ट्स। एक टेक्नोलॉजी सीखना शुरू करें, आप छोटी छोटी सी बातों पे अड़ जाते हैं। मतलब मैं तो अब, जिस तरह मैं अगर आपको कहूँ, अगर मतलब आप लोगों ने, कि अगर आप वीएस कोड इंस्टॉल कर रहे हैं तो एक दिन लग जाएगा यार, कभी कोई चीज नहीं चल रही, या पाइथन नहीं चल रही, या फलानी। तो जब आप खुद करते हैं ना, लर्निंग ऑफ कोर्स होती है, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता है। लेकिन जब आप इस तरह के एनवायरनमेंट में होते हैं ना, तो आप लोग एक दूसरे से सीखते हैं, तो वहां पर लर्निंग प्रोसेस तेज हो जाता है। तो इस वजह से हम हैकाथॉन्स का कहते हैं कि आप तैयारी करके ना जाएं, जरूरी नहीं है। अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर टाइम नहीं है, नहीं हो सकती, तो नहीं चले जाएं। क्वेश्चन ज्यादा करें। ठीक है, प्रोजेक्ट समझने की कोशिश करें। टाइम अगर उस टाइम पे देखें ना, हैकाथॉन हम 3 दिन की मैक्सिमम लेते हैं, कभी वीक की भी होती है, लेकिन जनरली हमारी हैकाथॉन जिनमें हम जाते हैं वो वीक या 3 दिन या वीक से ज्यादा तो हम हैकाथॉन नहीं जनरली एडवाइस करते। दिन में 2-3 घंटे लगाएं। आप देखें ना, अब आप पे डिपेंड करते हैं आपके पास कितना टाइम और एनर्जी है। 2-3 घंटे काफी है एक दिन में। ठीक है, वो लगा सकते हैं तो लगाएं, ज्यादा लगा सकते हैं वो भी सही है, लेकिन उ- और उसमें सीखें। ठीक है, तो अब हैकाथॉन्स में होता क्या है कि देखें ना, कल को आप जब प्रोफेसर को बताएंगे कि मैं इस हैकाथॉन में गया था, वो पूछेगा आपने क्या किया, फिर वो ये पूछेगा हैकाथॉन में था क्या, प्रोजेक्ट कैसा था। तो आपने ना प्रोजेक्ट जरूर समझना है। जिस तरह आप इस हैकाथॉन में गए और आपको चीजें नहीं आती थी, वो ठीक है, लेकिन आपको ये पता चल जाना चाहिए था कि ये प्रोजेक्ट था क्या, क्या टेक्नोलॉजीज यूज हो रही थी, किस तरह बना था। कल को अगर आपने बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, आपको चीजें नहीं आती, लेकिन आपको ओवरऑल फ्रेमवर्क पता है। आपको कोई एक बंदा बस चाहिए जिसको वो टेक्नोलॉजी या वो चीज आती है, आप उसको गाइड कर सकेंगे कि कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी हम समझते हैं कि ये चीज थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल परेशान ना हो जाएं यार। तो कई दफा स्टूडेंट्स आते हैं, वो उनको टीम आपको 2 दिन बाद निकाल देती है कि यार आपको तो आता ही नहीं। अब वो टीम पे भी डिपेंड करते हैं ना, कई टीम लीडर्स अकोमोडेटिव होते हैं। वो अपनी यार जॉब से भी ऐसा होता है, आपका अच्छा मैनेजर मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छी चीजें चलती हैं। मैनेजर अगर अच्छा ना मिले तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, आपका टाइम इतना अच्छा नहीं गुजरता। तो हैकाथॉन में भी ऐसा ही है, इन द एंड ही इज अ मैनेजर, राइट। चलो वो आपको 2 दिन 3 दिन बाद कहे कि नहीं यार थैंक यू, तो इससे क्या फर्क पड़ता है यार, आप अगली हैकाथॉन में चले जाएं। तो ये सीखने की बात है, सीखे ज्यादा, परफॉर्म अच्छा करने की कोशिश करें, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास टाइम कितना है और आपके स्टडी स्केड्यूल क्या है, तो उस लिहाज से करें। ठीक है, ओके, चलें, और कोई थैंक यू क्वेश्चन है? सर। चलें चलें चलो। तो मैं प्रेजेंट कर दूं। जी मुझे ये गौर कर बताइए लें ना, आप। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी सही यार। सही है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ 51 एन कोइंस। The n coins puzzle is the problem of placing n coins on an n by n chessboard such that no two coins attack each other. Given an integer n, return all distinct solutions to the n coin puzzle. You may return the answer in any order. Each solution contains a distinct board configuration of the n coins placement, where q and dot both indicate a coin and an empty space respectively. हमें ये बोला गया है कि आपको एक नंबर दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर हमें नंबर दिया गया है 4। हमें क्या करना है, अब हमें कंसिडर करना है कि हमारे पास अगर 4 है तो हमारे पास 4x4 की एक चेस बोर्ड है। हमने इसमें 4 ही क्वींस प्लेस करनी है, इस तरह से करनी है कि कोई भी एक क्वीन एक दूसरी क्वीन को अटैक ना करे।
अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा कि हमारी जो क्वीन होती है वो किस तरह से मूव करती है। हमारी जो क्वीन होती है ना वो हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकती है, यानी कि चाहे वो राइट में चले जाए या लेफ्ट में, यानी वो हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकती है। यानी ये वाली अगर क्वीन देखें तो ये इस साइड को भी जा सकती है और इस साइड को भी जा सकती है। इसके अलावा ये अप एंड डाउन मूवमेंट भी कर सकती है। नॉट ओनली दिस, ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव डायगोनल भी मूव कर सकती है, यानी कि ये हमारे पास इस वाली तो डायरेक्शन में भी जा सकती है और इस वाली डायरेक्शन में जा सकती है। अगर हम देखें सारी की, अगर इस तरह से हम बनाएं तो कोई भी एक ऐसी कोइन नहीं है जो किसी दूसरी कोइन को टैग कर पाए। जैसे यहाँ पर अगर हम ये देखें तो इसकी भी अगर देखें हम कि किसी भी डायगोनल में ना हॉरिजॉन्टली ना वर्टिकली कोई दूसरी कोइन इसके रास्ते में आ रही है, तो उस तरह से हमने क्या प्लेस करनी है कोइंस को कि हमारी एन बाई एन चेस बोर्ड पर एन क्वींस प्लेस भी हो जाए और कोई भी एक क्वीन दूसरी क्वीन को अटैक ना कर पाए। इस तरह से हमने प्लेस करना है क्वींस को। मुझे बताइएगा आपको इस प्रॉब्लम की समझ आई है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट की? फिर मैं आपको समझने की कोशिश करता हूँ इसे और मजीद। जी सर, क्लियर है। सर ये दो बोर्ड आपने दिखाए हैं यहाँ पे या ये एक ही का पार्ट है? अच्छा, ये इस तरह से है कि जैसे यहाँ पर अगर हम प्लेस कर दें इसे, तो फिर दूसरी कोइंस को हमें इधर इस तरह से प्लेस करना पड़ेगा। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर प्लेस किया, यहाँ पर भी हमें एक सोल्यूशन मिल गया। तो ये इसी में आपको समझ लगा था आगे विजुअल में कि हम किस तरह से प्रॉब्लम को अप्रोच करने वाले हैं। ओ अच्छा, यहाँ पर अब बेसिक चीज़ क्या है, बेसिक चीज़ ये है कि हमें इसका कोई ऑप्टिमाइज अप्रोच तो नहीं मिल सकती, हमें हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करना पड़ेगा। ऐसे अगर हमने यहाँ पर रख ली तो फिर हमें नेक्स्ट रो के लिए सारे के सारे चांसेस देखने पड़ेंगे। एक चीज़ तो हमारे पास जाहिर है कि हम दो कोइंस को एक ही रो में नहीं रख सकते, अदरवाइज वो एक दूसरे के अटैक में आ जाएगी। तो ये चीज़ तो जाहिर है कि हमें अगर इस वाली रो में एक पिन रख दी ना, जैसे हमने यहाँ पर रख दी, तो अब ये रो तो हमारे पास हमारी गेम में नहीं रहेगी, अगली हमने नेक्स्ट ट्राई करनी है। अच्छा, तो इसके बाद हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमें अगर यहाँ पर एक क्वीन रख दी इस जगह पर, ठीक है, तो हमें अब ये तो पता है कि इस डो में हम दोबारा से कोई एक क्वीन नहीं रख सकते। हमें नेक्स्ट रो में ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन हम नेक्स्ट रो में कैसे ट्राई करेंगे? हम ये तो इजीली चेक कर सकते हैं कि ये किस कॉलम में है, ये अभी कभी ये जीरो कॉलम में है। लेकिन हम ये कैसे चेक करेंगे कि ये वाली जो क्वीन है हमारे पास, इसके जो ये वाला डायगोनल है वो नेगेटिव डायगोनल, और जो इसका पॉजिटिव डायगोनल है वो हम किस तरह से चेक करेंगे? ये चीज़ हम चेक कर सकते हैं कि ये जीरो कॉलम में हमने रख दी है, तो आगे हमने ये भी चीज़ इतना कन्फर्म है कि हम ये रो नहीं यूज़ कर सकते और ये वाला कॉलम हम यूज़ नहीं कर सकते। इतनी चीज़ तो कन्फर्म है क्योंकि हमने यहाँ पर एक रख दिया कोई। लेकिन हम ये चीज़ कैसे डिटरमाइन करें कि हम ये वाली जो डायगोनल है और इसका ये तो इसके आउट ऑफ बाउंड जाता है, अगर हम इसे एक क्वीन यहाँ पर होती फिर क्या मतलब है कि इसका ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल ये भी इससे कंज्यूम में ना आए। ये हमें कैसे देखना है, ये मैं आपको दिखाता हूँ पहले तो। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम पहले बात करें नेगेटिव डायगोनल की, मैंने यहाँ पर सिर्फ इस तरह से किया है इस साइड को, ये हमारा नेगेटिव डायगोनल है। अगर हम देखें यहाँ पर ना एक चीज़ कॉमन मिल जाएगी हमें। जैसे हम अगर यहाँ वाला देखें ना, हम अगर रो वाले इंडेक्स में से काला वाला इंडेक्स सब्ट्रैक्ट करें ना, तो ये जीरो मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर करें वन में से यहाँ पर वन, इस वैल्यू पर ये भी हमें सेम मिल रहा है और ये भी सेम मिल रहा है। इस तरह ये सारे हम अगर देखें, जैसे वन से माइनस किया वन जीरो तो वन आ गया हमारे पास। यहाँ पर हमने टू में से यहाँ पर इस तरह से वन किया है तो ये वन आ गया। मतलब अगर हम रो में से काला इंडेक्स में से कालम इंडेक्स सब्ट्रैक्ट कर देना, तो हमें इसका नेगेटिव डायगोनल्स मिल जाएंगे सारे के। जैसे ये अब सेम है हमारे पास सारे, ये भी सेम है, ये वाला भी हमारे पास सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। इससे ये चीज़ मिल गई कि हम नेगेटिव डायगोनल इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि ये इस तरह से होगा। अब हम आते हैं पॉजिटिव डायगोनल की तरफ, वो कैसे होगा? हम यहाँ पर इसे सब्ट्रैक्ट तो कर दिया। अब पॉजिटिव डायगोनल जैसे नेगेटिव डायगोनल अपने नाम से बता रहा है कि हमने नेगेटिव किया है, तो एक चीज़ तो ये भी थोड़ी सी हिंट मिलता है कि पॉजिटिव डायगोनल पर क्या करेंगे, हम उससे प्लस करेंगे पॉजिटिव डायगोनल में। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो हम पॉजिटिव डायगोनल देख रहे हैं जो इस साइड को जा रहा है। अगर हम देखें थ्री प्लस इसका जीरो इंडेक्स, तो यहाँ पर थ्री हमें मिल रहा है। इस तरह हमें यहाँ पर टू प्लस वन इंडेक्स, यहाँ पर भी थ्री मिल रहा है। तो क्या हमारे पास क्या मिल रही है हमें चीज़, अगर हम प्लस कर देना रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स, तो हमें फिर पॉजिटिव डायगोनल इसका मिल जाएंगे सारा इस तरह से। अब इस चीज़ को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन हमारा ये आता है। अब ये हमारा चीज़ एक तो हमें इसमें पहले आपको बताया कि ये चीज़ तो क्लियर है कि हम इस पर ब्रूट फोर्स यूज़ करने वाले हैं, यानी हम इस पर क्या करेंगे, बैक ट्रैकिंग। हमें हर एक पॉसिबिलिटी ट्राई आउट करनी पड़ेगी, इस तरह हमारे कितने भी डिस्टिंग सोल्यूशन हमें सारे मिल जाएंगे।
हम अब कैसे करेंगे इसे? ऐसे लेट्स से हमने यहाँ पर एक क्वीन रख दी। हमने क्या कर दिया कि यानी हमारे पास इसका जो कॉलम है वो जीरो है। इसका जो हमारे पास पॉजिटिव, ये हमारे पास इसका कॉलम आ गया। ये हमारा चेक कर लिया नेगेटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला। हमने देख लिया कि इसका जो नेगेटिव डायगोनल है वो हमारे पास क्या आने वाला है। वो मैं अभी थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए ऊपर से देखूँ तो इसका जीरो आने वाला है हमारे पास नेगेटिव डायगोनल। तो हमने वो भी यहाँ पर इस तरह सेव कर लिया नेगेटिव डायगोनल में। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने इसका पॉजिटिव डायगोनल देख लिया। वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव भी इसका जीरो आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर पॉजिटिव जीरो। अब हमने दूसरी रो में ट्राई आउट करना है। यहाँ पर हमने देख लिया अभी हम इस वाले इंडेक्स पर हैं। हमें इस वाले इंडेक्स के लिए नीचे सारे की सारी पॉसिबिलिटी ट्राई आउट करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले इंडेक्स पर आएंगे फिर वही सारा काम करेंगे। लेकिन करेंगे कैसे? जैसे अभी मैं इस वाले इंडेक्स पर हूँ ना, मैंने क्या किया सिंपली, मैंने ये तीन वैल्यू ऐड की। कॉलम कॉलम एक कॉलम का लिया सेट मैंने, एक मैंने लिया नेगेटिव डायगोनल का सेट और एक मैंने लिया पॉजिटिव डायगोनल का सेट। इसमें ये तीनों वैल्यू ऐड कर दी। अब मैंने क्या किया, अब मैं नेक्स्ट रो पर आ गया। नेक्स्ट ऊपर भी सेम हमारे पास चलेगा फंक्शन, यही वाला एग्जैक्टली चीज होगी। पहले हमने देखा इसकी जीरो इटरेशन पर हमने देखा इसका जो कॉलम है वो जीरो चल रहा है। तो जीरो जो हमारा है वो हमारे कॉल वाले इंडेक्स में ऑलरेडी है। तो मैं चल गया पता है कि यहाँ पर तो हम नहीं रख सकते अपनी कोइन, क्योंकि इसके अटैक रेंज में आ जाएगी। फिर हम यहाँ वाली पॉसिबिलिटी हमारी ट्राई आउट हो गई, हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में आ जाएंगे। इधर हमने देखा, इधर हमने चेक किया कि यहाँ पर हम ठीक है, हमारी कॉलम वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं हो रही, क्योंकि इसका हमारे पास कॉलम वन आ रहा है और हमारे कॉल सेट में जीरो पड़ा है बस। लेकिन हम देखा अब इसका नेगेटिव डायगोनल, इसका नेगेटिव डायगोनल हम देखें वन वन का, वन वन का नेगेटिव हमारे पास जीरो है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके रेंज में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इससे भी स्किप आउट कर देंगे, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी नहीं होगी। फिर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने देखा कि इसका जो कॉलम वाला इंडेक्स है वो टू है और कॉलम में हमारे पास जीरो पड़ा है। इसका क्या मतलब, हमारे पास सिंपली कि ये इसके कॉलम के रेंज में नहीं आ रहा। फिर हमने चेक किया इसका नेगेटिव डायगोनल, नेगेटिव डायगोनल इसका देखते हैं कि हमारे पास है माइनस वन। तो क्या हमारे पास माइनस वन है, नहीं है। तो फिर हमने सिंपली क्या किया, एक तो हमने यहाँ पर इसकी टू ऐड कर दिया कॉलम का, और यहाँ पर इसने माइनस में हम क्या कर दिया ऐड, माइनस वन हमने ऐड कर दिया इसमें। अब हमने देखा इसका पॉजिटिव डायगोनल कौन से वाला है। इसका पॉजिटिव डायगोनल हमारे पास है थ्री, वो भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया इस तरह से। अब अभी हम यहाँ पर है। अब हमें एक जब मिल गई ना, एक एक प्लेसमेंट, हम क्या करेंगे फिर हम नेक्स्ट रो में मूव कर जाएंगे। अभी इसकी ये वाली पॉसिबिलिटी हमारे पास पड़ी है बाय द वे, और ये जीरो है हमारी, इसकी भी सारी पॉसिबिलिटी ये वाली पड़ी है हमारे पास। अब फिर क्या किया, हम नेक्स्ट रो पर आ गए। यहाँ पर हमने चेक किया इसका जो कॉलम इंडेक्स है जीरो है और वो हमारे पास कॉलम में ऑलरेडी है, तो यानी ये हमारी पॉसिबिलिटी नहीं रन करेगी। हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमने देखा इसकी जो कॉलम है वो हमारे पास है वन। अब वन हमारे पास क्या इसमें है, कहीं पर कॉलम में नहीं है, हमने यहाँ पर वन ऐड कर दिया। उस पर हमने देखा इसका नेगेटिव डायगोनल टू वन का, टू वन का नेगेटिव हमारे पास वन है। वो हमने चेक किया नेगेटिव डायगोनल में है, वो भी नहीं है, हमने यहाँ पर सिंपली ऐड कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि इसका पॉजिटिव डायगोनल हमारे पास क्या आ रहा है। इसका पॉजिटिव डायगोनल हमारे पास आ रहा है थ्री, ये वाला। हमने देखा कि थ्री तो हमारी पॉजिटिव डायगोनल में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि क्या ये किसी ना किसी एक पॉइंट की अटैक रेंज में आ रहा है। फिर हम सिंपली क्या करेंगे, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी नहीं होगी। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पर जाएंगे। उस पर जाने से पहले हमने क्या करना होगा कि हमने जो ऐड किए थे ना यहाँ पर, ये हमें रिमूव करने पड़ेंगे यहाँ में से। हमने ये ऐड किया था और ये इस पॉसिबिलिटी के लिए ये किया था, ये हमने यहाँ से रिमूव कर दिए। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर चेक करेंगे। इसका हमारे पास कॉलम क्या है, टू है, और टू हमारे पास यहाँ पर कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ट्राई आउट करेंगे। इसका हमारे पास कॉलम कितना आ रहा है, थ्री। कॉलम हमारे पास थ्री आ रहा है और थ्री हमारे पास नहीं है, तो हमने यहाँ पर सिंपली ऐड कर दिया। इसके बाद हमने देखा कि इसका नेगेटिव डायगोनल हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास माइनस वन आ रहा है। और माइनस वन अगर हम देखें तो हमारे पास माइनस वन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, इस यानी ये इसकी रेंज में आ रहा है। अब तो हम क्या करेंगे, यानी ये पॉसिबिलिटी हमारी भी जो है वो नहीं रन करेगी। अब जब यही पॉसिबिलिटी हमारी रन नहीं करेगी तो क्या होगा, ये वापस से इस रो में जाएगा, क्योंकि इसे इस कॉम्बिनेशन के साथ आगे कोई भी सेकंड रो में एक कोई की प्लेसमेंट नहीं मिल पाई। इसका मतलब ये गलत थी हमारी। फिर हमने क्या करना पड़ेगा, हमने जब मैंने आपको बताया था हम वापस आएंगे, हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। हमने ये रिमूव की इसकी जो एडिशन थी। हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पर गए, यहाँ पर, यहाँ पर भी हमने सारी सेम पॉसिबिलिटीज ट्राई आउट की। तो यहाँ पर भी हमें कोई ना कोई एक मिल जाएगी, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हमारी ये वाली इसकी जो रेंज है वो ये बनेगी ना,
तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक क्रॉस हो जाएगा फिर से। इसका मतलब क्या होगा कि यानी ये भी पॉसिबिलिटी नहीं, और हमने वन रो, हमने जीरो इन जो हमारी पहली रो थी उसके पहली प्लेसमेंट के लिए सेकंड रो की सारी पॉसिबिलिटी ट्राई आउट कर ली है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी प्लेसमेंट गलत थी। हम वापस से क्या करेंगे, ऊपर वाली रो में आ जाएंगे और ये वाला भी क्रॉस आउट करके हम यहाँ पर ट्राई आउट करेंगे अब दोबारा से। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये पॉसिबिलिटी ट्राई आउट कर ली, हमें फिर इससे जो हम मेंस कर रहे थे अपनी कॉलम वाला सेट नेगेटिव और पॉजिटिव वाला, उसमें से रिमूव करना पड़ेगा। अब यहाँ से भी हम सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई आउट करेंगे। अगर मैं बड़ा, यहाँ पर हमने क्या किया, अब ये हमने इसका कॉलम देख लिया, वन हमारे पास आ गया यहाँ पर। इसके बाद हमने क्या किया, हम वापस से यहाँ पर आ गए। इसका जो हमारे पास नेगेटिव डायगोनल है वो हमारे पास है -1, और पॉजिटिव डायगोनल हमारे पास है 1। यहाँ पर हमने देखा कि इसका जो कॉलम है वो तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर कॉलम यहाँ पर है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन जो इसका नेगेटिव डायगोनल है इसका, ये देखें अगर हम इस तरह से, नेगेटिव डायगोनल इसका है 1 0 का 1 में, वो भी हमारे पास नहीं है। लेकिन इसका अगर हम पॉजिटिव डायगोनल देखें 1 0 का, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है 1, और पॉजिटिव में हमारे पास पहले ही 1 है। तो ये जैसे अब मतलब ये वाली इसकी पॉसिबिलिटी, तो ये रन आउट नहीं होगी। यहाँ पर करेंगे तो इसकी ये इस वाली रेंज में आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो ये इसकी इस वाली रेंज में आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, ये किसी भी रेंज में इसकी नहीं आएगा। तो यानी कि हमने क्या किया, हमने एक कोइन यहाँ पर रख दी इस तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऊपर मूव कर जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमने देखा, एक हमने पॉसिबिलिटी ट्राई आउट की, यहाँ पर ये किसी की भी आई थिंक नहीं आ रहा, यहाँ पर देखें, हाँ ये किसी की भी नहीं आ रहा। तो हमने यहाँ पर एक वैल्यू रख ली। यदि हमें एक प्लेसमेंट मिल जाएगी, हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की तरफ चले जाएंगे। हम फिर अब इस रो से इस रो में आएंगे। इधर हमने चेक किया तो ये तो इसकी रेंज में आ रहा है, तो यहाँ पर नहीं होगी। इधर चेक किया, ये इसकी रेंज में आ रहा है, तो यहाँ भी नहीं होगी। इधर हमने चेक किया तो ये आई थिंक किसी के रेंज में भी नहीं आ रहा, अगर देखें तो यहाँ पर करके, हाँ ये हमारे पास किसी के रेंज में नहीं आ रहा। तो क्या होगा, ये वाली हमारे पास हो जाएगी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट रो पर मूव कर जाएंगे। जब हम नेक्स्ट रो पर मूव कर पाएंगे, चले जाएंगे ना, हमें एक चीज़ पता चल गई कि ये हमारी अब आउट ऑफ बाउंड हो गई। जब आउट ऑफ बाउंड हुई ना, इसका मतलब ये है कि हम पीछे कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी ट्राई आउट कर आए हैं कि हमें एक परफेक्ट प्लेसमेंट मिल चुकी है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो एक परफेक्ट प्लेसमेंट थी, हम इसे अपनी जो आंसर वाली एरिया होगी ना उसमें ऐड कर देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ से वापस आएंगे। वापस आने के बाद हम ये वाली यहाँ पर ट्राई आउट करेंगे। इस हमने यहाँ पर कर लिया था। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्राई करेंगे, यहाँ पर नहीं मिलेगी तो हम वापस क्या करेंगे, इधर आएंगे। और इसकी हम ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पर एक कोइन रखकर फिर से ट्राई आउट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं मिलेगी, ये इसकी रेंज में आ जाएगी। फिर हम यहाँ पर रखेंगे, ये इसकी रेंज में आ जाएगी, और यहाँ पर फिर ये वापस अगेन से ऊपर चला जाएगा इधर। और ये तो ऑलरेडी हमारे पास लास्ट में था, तो ये अगेन से फिर से यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, और ये वाली पॉसिबिलिटी अब ट्राई आउट होगी। अब चीज़ें काफ़ी मैसी हो रही है। आपको ये बताइएगा कि मुझे अभी तक यहाँ तक काफ़ी समझ आई है चीज़ों की। सर एनीवन वही मुझे बता समझ दें। आई है। यस सर। सर वही समझ आई है कि आपने जिस तरह से इसको एक एक कॉलम के ऊपर जाके चेक किया है, रो बाय रो चेक किया है, डायगोनल भी चेक किया है, मतलब आप एक ऐसी हाँ, पोजीशन फाइंड कर रहे हैं जहाँ पे ये जो किसी की भी अटैकिंग रेंज में ना आए। ये यस सर, यही समझ आई है कि लेकिन हाँ, अब एग्जैक्टली यही हो रहा है हमारे पास। कोड में अब आप तो दिखाएंगे तो शायद ज़्यादा समझ आ जाएगी सर। हाँ, उसके बाद अब हमारे पास थे वो उस पर जाते हैं, के बाद हमारे पास ये एक पॉसिबिलिटी आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर भी इतना मुझे याद है कि हमें एक परफेक्ट कैंडिडेट मिल जाएगा, जिस यहाँ एक में यहाँ पर मिलता है कि यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, अब हम इसका कोड देखते हैं। कोड इसके वक्त एक्चुअली भैया जैसे मैंने आपको भी बताया था, हमने क्या किया है। अब आई थिंक इतना टाइम है नहीं कि मैं इसे ड्राइव इस तरह से कर पाऊंगा। 8:48 हो गई। हमने रेस के नाम से कैरे ली है, और हमने एक कॉल सेट ले लिया है, एक पॉजिटिव डायगोनल के लिए सेट ले लिया है, और एक नेगेटिव डायगोनल के लिए सेट ले लिया है। ये तीनों हमने क्या कर दी, यहाँ पर एम्प्टी इनिशियलाइज कर दी हैं, और बोर्ड हमने एक ले लिया इस तरह से। उसके बाद हमने क्या किया, हमने डीएफएस के नाम से किया। यहाँ पर सिर्फ ये रो हमारे पास एक्सपेक्ट कर रहा है, रो का इंडेक्स। यहाँ पर हमने देखा, अगर जो रो का इंडेक्स है ना हमारे पास, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, अभी रिसेंटली मैंने बताया आपको कि जब हम आउट ऑफ बाउंड जाएंगे ना, आउट ऑफ बाउंड का क्या मतलब है कि जब ये 4 हो जाएगा ना, लेकिन हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, जब 4 होगा तो मतलब क्या है, एन के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हमें एक परफेक्ट प्लेसमेंट मिल चुकी है पूरी बोर्ड की। तो फिर हम क्या कर देंगे, सिंपली रेज में अपेंड कर देंगे अपना बोर्ड, और रिटर्न कर जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज हम एक कॉलम चलाएंगे, लूप चलाएंगे। जैसे अगर हम अभी इधर हमने है, अब जैसे हम यहाँ पर इस जगह पर आ गए ना हम,
हमने क्या किया, लूप चलाया, हमने देखा ये सब ये सारी सारी चेक की, अगर जो कॉलम इंडेक्स की जो हमारे पास वैल्यू है ना इंडेक्स की, वो या तो कॉल सेट में है या आर प्लस सी, उसका आर प्लस सी या पॉजिटिव डायगोनल में है, और या उसका आर माइनस सी नेगेटिव सेट में है। अगर तो है हम पूरी यहाँ से कंटिन्यू कर जाएंगे नेक्स्ट इटरेशन पर, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम बोर्ड में अपेंड करेंगे। कैसे अपेंड कर रहे हैं ये देखिए। अब हमने बोर्ड में अपेंड किया, इतनी हमारे पास कॉलम की वैल्यू है ना, ऐसे हमारे पास अभी कॉलम की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, यहाँ पर इस तरह से हमने एक डॉट लिया और उससे सी से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि हमारे पास एक सिंगल डॉट इस तरह, क्योंकि हमारे पास 1 वैल्यू है। उसके बाद हमने क्या किया, प्लस इसमें कर दिया क्यू, क्यू हमने इस तरह से, हमने यहाँ पर इस तरह से क्यू पेंट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमारा एन था ना जो 4, और सी हमारे पास 1, 4 में से 1 करें 3 आ जाएगा, उसमें से एक माइनस करके हम जीरो इंडेक्सिंग पर चल रहे हैं 3 आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई डॉट, यानी हमने यहाँ पर 3 डॉट ऐड कर दिए इस तरह से। तो ये हमने एक यहाँ पर इस तरह ऐड कर दी, बोर्ड में हमने ये वैल्यू ऐड कर दी, जैसे ये यहाँ पर आएगी ये वाली एग्जैक्टली ये वैल्यू ऐड कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कॉलम वाले सेट में सी की वैल्यू ऐड कर दी, क्योंकि हम नेक्स्ट ट्रैवर्स करने वाले नेक्स्ट रो के लिए। पॉजिटिव डायगोनल में हमने आर प्लस सी कर दिया, फिर नेगेटिव डायगोनल में हमने आर माइनस सी कर दिया। और हमें क्या कर गए, हम आर जो हमें मिला था ना रिसीव हुआ था, हमें आर जीरो रिसीव हुआ था जीरो रो के लिए। हम अब क्या करेंगे, इस जीरो रो की इस एक 1 इंडेक्स के लिए ना आगे हम सारी पॉसिबिलिटी ट्राई आउट करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, R+1 पास कर देंगे, यानी कि अब 1 इंडेक्स पर काम चला गया हमारा, इस जगह पर आ गया। और जब ये यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था, जब ये पॉसिबिलिटी ट्राई आउट करके वापस आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम बोर्ड में से भी पॉप कर देंगे, कॉलम सेट में से भी इसकी वैल्यू रिमूव कर देंगे, पॉजिटिव डायगोनल में से भी रिमूव कर देंगे, और नेगेटिव डायगोनल में से भी रिमूव कर देंगे। तो ये क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पर है ना, तो इधर इसने क्या करना है, इस रो के लिए हर एक पॉसिबिलिटी ट्राई आउट करनी है। अगर इससे कोई एक पॉसिबिलिटी मिलेगी जहाँ पर से ये पहली वाली कोइन जितनी कोइन रखी है इसके अटैक में नहीं आ रहा, तो ये नेक्स्ट में जाएगा, वहां पर भी हर पॉसिबिलिटी ट्राई करेगा। जब भी इसे कोई ऐसी एक मिल गई जहाँ पर कोई एक कोइन रखने पर पिछली कितनी भी कोइन रखी है ना हमने उसके अटैकिंग रेंज में नहीं आ रहा, तो वहां पर ये रखकर, जैसे यहाँ पर इसने रखी एक, तो ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इसे मिल गई, तो ये फौरी नेक्स्ट रो में चला गया। इसकी इसने सारी ट्राई आउट की, इसने ये ट्राई आउट की, ये इसकी रेंज में आ गई, इसने ये ट्राई आउट की पॉसिबिलिटी, ये इसकी रेंज में आ गई, और इसकी रेंज में भी आ गई। ये तो इसने ये पॉसिबिलिटी ट्राई आउट की, ये किसी की भी रेंज में नहीं आई। तो ये क्या करेगा, उस फिर भी यहाँ पर एप्पल सेट में ऐड कर देगा, यहाँ पर बोर्ड की वैल्यू यहाँ पर अगेंस्ट इसने अपेंड कर दी वैल्यू इसकी, तो यहाँ पर ये वैल्यू अपेंड हो गई। उसके बाद इसने क्या किया देखें, इसने R+1 कॉल किया, R+1 यहाँ पर हमारे पास 3 हो चुका है, और 2 और 3। अब जब इसने कॉल किया R+1, वो फोर्थ रो के लिए होगा, और यहाँ पर हमारा जो बेस केस है वो देखें, तो अगर हमने देखा है कि अगर हमारी आर की वैल्यू ना एन के इक्वल हो गई है, यानी कि जो हमें एन दिया गया था 4, तो इसका मतलब है कि हमने एक परफेक्ट बोर्ड प्लेसमेंट हमें मिल चुकी है पूरे बोर्ड की। तो फिर हम सिंपली उसमें जो होगा हमारा बोर्ड की वैल्यू, उसे हम क्या कर देंगे, इस तरह से अपेंड। इस तरह से अपेंड करने का मतलब ये है, क्योंकि हम एक ही जो बोर्ड वाला वेरिएबल ना उसे यूज़ कर रहे हैं बार बार, तो उसका क्या मतलब है कि हमने उसकी एक कॉपी बना ली, या तो हम ऐसे कर लेंगे या बोर्ड डॉट कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमारा बोर्ड है ना बार बार चेंज हो रहा है। जैसे हम देखें वापस आकर इसने बोर्ड में से क्या कर दिया, पॉप कर दिया वैल्यू, और ये बार बार अपेंड भी कर रहा है। तो अगर हम इसे इस तरह बगैर करेंगे ना, तो ये सिंपली जो इसका सिर्फ रेफरेंस सेव हो जाएगा, तो आखिर तक जाते जो भी बोर्ड की वैल्यू होगी ना वो सारी पीछे वही वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि उसने रेफरेंस सेव कर लिया होगा। इसलिए हम इसकी एक कॉपी बना रहे हैं इस तरह से, और कॉपी सेव कर रहे हैं हम इस इधर। और फिर जब इसने ये ट्राई आउट कर ली, जैसे ये ट्राई आउट करेगा, जब ये ट्राई आउट करने के बाद इसे क्या मिला, यहाँ पर ये इसकी रेंज में आ जाएगा, तो ये सिंपली क्या करेगा, वापस जाएगा और आगे ये सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करेगा। यानी हर एक सिंगल इंडेक्स के लिए ये हर एक आगे सारी की सारी पॉसिबिलिटी ट्राई आउट करेगा, और फिर वापस आता जाएगा। इसके बाद ये वापस आ गया, यहाँ पर इसने प्लेसमेंट ट्राई आउट की, यहाँ पर भी इसे नहीं मिली, फिर ये वहाँ इस जगह पर आ गया। इस इंडेक्स के लिए इसने फिर ट्राई आउट की, इसे यहाँ पर एक वैल्यू मिल गई, फिर इसने इस इंडेक्स यहाँ से ये आगे मूव कर गया, आगे यहाँ पर रखा इसने, तो इसे इसकी रेंज में आ गया, यहाँ पर रखा तो ये इसकी रेंज में आ गया, यहाँ पर रखा तो ये इसकी रेंज में आ गया, यहाँ पर रखा तो ये किसी की रेंज में नहीं आया। तो इसके बाद क्या करेगा कि नेक्स्ट रो में चला जाएगा, तो यहाँ पर रखा इसकी रेंज में आ गया, यहाँ पर इसने रखा तो ये किसी की रेंज में नहीं आया। इसके बाद ये क्या करेगा, अगली रो को पास करेगा फंक्शन को, तो वहाँ पर फिर से हमें एक प्रॉपर आंसर मिल जाएगी। उसके बाद क्या करेगा कि वापस ये ट्राई आउट करेगा, और यहाँ पर ये इसकी रेंज में आ जाएगा तो ये नहीं होगा, इधर करेगा इसकी रेंज में आएगा तो ये भी नहीं होगा, तो ये वापस यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर आने के बाद ये इसने सारी ट्राई आउट कर ली थी पॉसिबिलिटी, यानी कि इस एक इंडेक्स और इस इंडेक्स के लिए इसने इसकी सारी पॉसिबिलिटी ट्राई आउट कर ली है थर्ड रो की। अब क्या इसका काम बनता है, ये वापस आएगा और ये इसे यहाँ पर प्लेस करेगा,
और इस यहाँ पर प्लेस करके फिर ये नीचे वाली रोज की सारी पॉसिबिलिटी ट्राई आउट करेगा और वापस से फिर ये इधर जाएगा। मुझे बताइएगा, आपको समझ आई क्या इस चीज़ की? अब टाइम कम था इसलिए, अदरवाइज मैं आपको प्रॉपर इसका पूरा डायग्राम देना था सारे कोड का। अब टाइम कम था इसलिए मैंने आपको उस तरह से बताया ऐसे। यस सर, ये क्लियर हो गया सर। अच्छा सर, इसमें ना हम है ना वो पॉजिटिव डायगोनल की जो नेगेटिव डायगोनल के साथ में चेक कर रहे हैं ना कि हाँ जी, एग्जैक्टली। आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो आ रहा होता तो कंटिन्यू चल जाता, तो इसी हम वजह से कंटिन्यू कर लेंगे, नीचे की नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। नीचे की स्टेटमेंट चलती नहीं है। हाँ जी, अगर अच्छा वो सर नहीं है इसमें मतलब हमें कोई एक। हाँ अच्छा जी। सर इसमें टाइम ज़्यादा यूज नहीं हो रहा, मतलब कि इसको तो ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते डीपी के नहीं जरिए? सर, इसे ऑप्टिमाइज करने का और कोई जैसे तो देखें हम कि पहली अप्रोच में क्या होती है, हम एक चीज़ को पेपर पेन पर ट्राई आउट करने की कोशिश करते हैं ना। अगर आप उसे पेपर पेन पर किसी तरह से और एक अच्छे वे में कर पाए, मतलब इसके फिर कोड भी पॉसिबल हैं। लेकिन इसका ये क्वेश्चन ही ऐसा कि हमें हर एक पॉसिबिलिटी ट्राई आउट करनी पड़नी है, तो इसलिए ये फिर भी ना, अगर इसकी सबमिशन देखें तो देखेंगे इतने फिर भी कम टाइम में ही हो रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही हमारे पास क्या है, बैक ट्रैकिंग की है। तो बैक ट्रैकिंग में हमारे पास यही होता है कि हमने हर एक पॉसिबिलिटी ट्राई आउट करनी होती है। लेकिन हम ये भी देखें ना कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हमें यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी नहीं मिली थी, हम फिर आगे कोई कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो बैक ट्रैकिंग में यही करते हैं कि अगर हमें पता चल जाए ना कि एक पॉसिबिलिटी हम पर हमें सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, फिर हम उसे क्या करते हैं, उसे एक स्टेप पीछे ले लेते हैं फिर उससे। यस यस। तो ये मैं यहाँ पर कुछ नहीं किया, यहाँ आगे पर ट्राई आउट करेंगे फिर। ऊपर आगे देखने का फायदा नहीं है ना, क्योंकि वहीं पर नहीं बन रहा तो वो आगे फायदा नहीं होगा देखने का। तो इसीलिए हम नहीं, आगे इस सिचुएशन में इस तरह से नहीं होगा, ये वाले क्वेश्चन में ये वाली चीज़ नहीं होगी। ये बैक यस ट्रैकिंग इस तरह से नहीं करेगी, हमें सिंपली यहाँ पर बैक ट्रैकिंग इस तरह से हो रही है कि हम ये वाले चेक कर लेंगे ना, फिर हम अपेंड नहीं कर रहे ना, हम पॉप कर रहे हैं ना, हम नेक्स्ट कॉल दे रहे हैं, हम यहाँ से बस नेक्स्ट वाला कॉलम चेक करते जा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ये इसके रेंज में आ जाएगा और इसके भी रेंज में आ जाएगा इस तरह से। बिल्कुल। अगर टाइम ज़्यादा होता तो मैंने आपको ये पूरे कोड की डायग्राम दे देना था। तो अभी अगर कन्फ्यूजन है तो हम पाइथन पर देख लेते हैं इसे आपने अच्छा नोट करके, लेकिन लेकिन इसका कॉल स्टैक बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है इस वाले क्वेश्चन का ना, यस यस बहुत लेंथी बिल्कुल हो सर, जाता है। वही मैं और सोच ये रहा तो है बहुत भी थोड़ा लेंथी। बहुत अगर एक बन छोटा सा जाएगा। क्वेश्चन और भी होता है उसकी तो सिंपल सी वैल्यू होती है। उधर भी क्या होता है फिर इस बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, हम पाइथन पर से रन करने की कोशिश करें ना तो इसकी कॉल स्टैक बहुत लेंथी हो जाती है, 793,000 प्लस हो जाता है काम इसका। लेकिन उसका फिर ये होता है, हमें लगता है कि हमारा कोड ऑप्टिमल नहीं है, लेकिन उसका सोल्यूशन ही यही होता है कि क्योंकि बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम है, इसे हम पेपर पेन पर भी किसी और तरीके से सोल्व नहीं कर सकते, हमें हर एक जगह के लिए हर एक पॉसिबिलिटी ट्राई आउट करनी पड़नी है। तो बैक ट्रैकिंग में फिर यही होता है और ये फिर ऑप्टिमाइज अप्रोच ही बन जाती है, क्योंकि इसकी तरीका ही सोल्व करने का यही है हमारे पास। यस सर, ये ब्रूट फोर्स तरीका है और यही इसका तरीका है सॉल्व करने का। उसमें टाइम एग्जैक्टली। कॉम्प्लेक्सिटी पावर में चली जाती है ना, आई थिंक 2 पावर जितनी आपकी बोर्ड की साइज होगी उतनी हो जाएगी। ऐसे ही है सर हाँ टाइम जी। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी। हाँ जी एग्जैक्टली, ये हमारे पास क्योंकि एन है ना हमारे पास, तो फोर हमारे पास एक तो हमारे पास कांस्टेंट आ गया, क्योंकि हमने फोर के लिए हर ट्राई आउट करना है। सर 4 4 16, आई थिंक 2 की पावर 16 हो जाएगी फिर नहीं सर, बोर्ड उसकी साइज। वैसे ज़्यादा होगी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज ट्राई आउट कर रहे हैं। यस यस। वैसे सर क्या सबमिट चेक करके कर देख सकते लेते हैं हैं। आप हाँ, मैं आई सबमिशन? थिंक मेरा फ्री वाला पड़ा है, अगर शायद हम देख लेते हैं सबमिट करके इसे। यस। इसकी time complexity टू देख लेते हैं। पावर एन आएगी, एन टू एन। तो एन एन में से कुछ आएगा, एन मल्टीप्लाई पावर हो रहा होगा जितना मुझे लग रहा है। एन एन 4 फैक्टोरियल एग्जैक्टली। यस। एन ज्यादा। फैक्टोरियल, क्योंकि उतनी पॉसिबिलिटी हम ट्राई आउट कर रहे हैं। ठीक है सर। ओके थैंक यू। अगर हम नहीं यहाँ पर इसकी के लिए हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई किया करना है, फिर यहाँ इस पर एक इंडेक्स के लिए, तो ये कुछ ऐसा हो रहा है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये चीज़, अगर हमारे पास इसकी वैल्यू जीरो आ गई ना तो पता क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर अब हमने फर्स्ट रो है हमारे पास जीरो, तो जीरो के लिए आगे हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जीरो, वन, टू और थ्री। उसके बाद आगे क्या हो रहा है, आगे भी हमारे पास एग्जैक्टली यही चीज़ है, आगे फिर जीरो के लिए जीरो वन टू थ्री है। सिर्फ इसके लिए नहीं, वन के लिए भी हमारे पास फिर जीरो वन टू थ्री है, और इसके लिए भी यही है, इसके लिए भी यही है। और आगे फिर ये सारे जितने भी हैं इन सब के लिए भी इतनी ही पॉसिबिलिटीज हमारे पास है, और ये तो सिर्फ अभी जीरो के लिए मैंने ट्राई किए हैं। अभी जो हमारे पास फर्स्ट रो है उसका वन भी है, उसका टू भी है, उसका थ्री भी है, तो उसका बहुत लेंथी ट्री बनता है सिर्फ एन की वैल्यू फोर के लिए ही, क्योंकि जीरो के लिए अगर हमारे पास फोर चॉइसेस हैं, उस आगे एक जीरो के लिए हमारे पास फोर चॉइसेस हैं, उस आगे एक जीरो के लिए फिर से हमारे पास फोर चॉइसेस हैं। फोर चॉइसेस हमारे पास कितनी है, एन, क्योंकि एन हमारे पास फोर है। इसके लिए हमारे पास इतनी चॉइसेस हैं, इसके लिए भी इतनी choices, इसके लिए भी इतनी है। तो आगे हर एक सिंगल के लिए हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटीज ट्राई आउट करने के लिए होंगी।
तो बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चन सोल्व करने का इजी सोल्यूशन होता है कि आप पहले उस प्रॉब्लम को इस तरह से ना उसका ट्री बनाने की कोशिश कर लें। अगर आप एक ट्री बनाना जो आपका ट्री उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए तो फिर इजीली आप उसका कोड लिख सकते हो। अगर आप ट्री बनाए बगैर उसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं ना फिर काफ़ी लेंथ मुश्किल हो जाता है वो चीज़, अनलेस यू आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर लिए हो बैक ट्रैकिंग के। अदरवाइज आपको फिर ट्री बनाना पड़ता है, ट्री बनाकर फिर बहुत इजीली सोल्व हो जाता है बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चन। मुझे बताइएगा किसी कोई कंफ्यूजन वगैरह हो इसमें कोई, तो मैं बता दूँ, अदरवाइज फिर वैसे भी हमारा टाइम 1 मिनट ही रह गया आई थिंक। सर आई एनीवन थिंक ऐसे कोई फोर क्रॉस क्वेश्चन? फोर सर आई थिंक 4x4 का जो ग्रिड हमारे पास है, इसमें अगर 4 क्वींस हम रखते हैं तो ये 2 पॉसिबिलिटीज ही बनती हैं लाइक यहाँ पे, इसके अलावा और हाँ कोई सर, टू बनती भी नहीं है। पॉसिबिलिटीज ही बनती हैं, इसलिए मैं टू ही टर्न किया है। और जो हमारा जो कोड है वो भी हर एक सिंगल पॉसिबिलिटी ट्राई आउट कर रहा है, उसने कोई पॉसिबिलिटी छोड़ी ही नहीं। तो जब उसे जब टू वैल्यू मिली है तो उसका मतलब हमारे पास सिर्फ दो पॉसिबल सोल्यूशन ही हैं इसमें। और अगर n=1 है सर, नीचे ये एग्जाम्पल 2 है वो दिखाएं, उस पे फिर क्या, तो सिंपल है ना, सिंपल सर, n इज उस इक्वल पे टू वन देखें, उसमें हमारा ग्रिड ही इतना है। यस वो एक उसमें हम बिल्कुल कोई नहीं उसमें हम एक कोई ही नहीं है एक लिख हमारे सकते पास। हैं, यस उसमें और कोई कुछ नहीं एक नहीं आएगी बस हमारे पास, तो फिर और एक ही टू हमारे एंड पास थ्री के आंसर। केस में भी सेम आएगा सर, ये 1 वाला केस बनेगा वहां भी शायद। मे भी ऐसे ही आ जाए। 2x2 में भी नहीं बनेगा ना, और कोई वहां पे प्लेसमेंट नहीं मिलेगी उसको जो नहीं। 2x2 हाँ में 2 क्रॉस में तो एग्जैक्टली यही बनेगा, टू और क्रॉस थ्री टू क्रॉस में थ्री तो में यही भी होगा, वहां भी नहीं स्क्वायर मिलेगा। स्क्वायर मैट्रिक बनी है सर, टू क्योंकि क्रॉस ये भी इसका आ गया ये बनेगा, भी इसका आ गया। एक ही क्वीन आएगी। लाइक ये 4 का केस ही है जिसमें यूनिकली हम प्लेस कर सकते हैं क्वींस को 2 डिफरेंट वेज से। और उससे इससे ज्यादा इसमें होंगी, टेस्ट। 5 5 बाय 5 में और ज्यादा हो जाएंगी, उसको हो सकता है यस सर, थ्री थ्री पॉसिबिलिटीज मिल जाए, लाइक 6। मिनिमम 4 ही है हमारे पास। यस मिनिमम 4 में मिनिमम आपको अलग फोर ही अलग, हमारे पास है। और वरना वन आंसर मिलेगा, इसमें हमें दो सर अलग अलग। हाँ क्योंकि वो कोइन की प्ले कुछ मूवमेंट ऐसी होती है कि वो हर साइड को मूव करती है, तो यस 2 3 तो में कवर ही नहीं हो पाएगा। वैसे चेस के लिए अच्छी टेक्निक है सर ये कि हम 4x4 की ग्रिड्स देख के वहां पे कर सकते हैं इसको चेकमेट। यस। थैंक यू तो सर, मुझे बताइए बहुत कि अच्छा किसी का कोई एक्सप्लेन किया क्वेश्चन है, सर आपने। मैं मोस्ट वेलकम सर। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं बता देता हूँ। हाँ 9 बज गए हैं तो टाइम ओवर हो गया है। ओके। So thank you so much, Ahmed and Kesh. थैंक यू सर, ग्रेट एक्सप्लेनेशन।